हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं दिन प्रतिदिन की होने वाली करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे 24 दिसंबर के करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हैं। तो आज सबसे पहले डिस्कशन होगा बृहस्पति और शनि जो कि ग्रह हैं, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना में बहुत पास आ गए। जानेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखेंगे शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत के बारे में। हाल ही में 21 दिसंबर को ये दोनों घटनाएं संपन्न हुई हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट अभी हाल ही में आईएमडी ने दाखिल की है। देखेंगे क्या खास है हमारे लिए इसमें। फिर हम जानेंगे एटीपी पुरस्कार जो कि टेनिस के क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस तरीके से खास हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अंत में वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, इनको देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। तो आज की पहली खबर हमारी बृहस्पति और शनि जो कि एक ग्रह हैं, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना में आपस में बहुत पास आ गए। इतनी पास आ गए कि इन्हें पृथ्वी से अलग अलग जगहों से आंखों से देखा जा सका, लेकिन सहायता ली गई इसके लिए टेलीस्कोप की। ऐसा नहीं कि बिना टेलीस्कोप के देखा गया, टेलीस्कोप की सहायता से इनको देखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि ऐसी घटना तकरीबन 398 वर्ष बाद हुई थी, लगभग 400 वर्ष मान सकते हैं आप। तो देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि 21 दिसंबर को शनि और बृहस्पति आपस में नज़दीक आ गए। ये बहुत दुर्लभ खगोलीय घटना थी और ऐसा कब हुआ? तकरीबन 400 वर्षों बाद हुआ। इसके पहले ऐसा कब हुआ था? तो इसके पहले ऐसा 1623 ईस्वी में हुआ था। तो सन याद कर लीजिए, 1623 ईस्वी में ये घटना इसके पहले हुई थी। और अगली बार ये घटना तकरीबन 60 वर्ष बाद 2080 में फिर से होगी। तो हम जान लेते हैं शनि और बृहस्पति के बारे में, इन दोनों ग्रहों के बारे में। तो इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी लगभग 730 मिलियन किलोमीटर, तो एक बहुत बड़ी दूरी होती है, ये बहुत भारी दूरी है ये। अब दोनों ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सबसे बृहस्पति के बारे में, तो बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर नंबर वाइज बात की जाए तो 5वें नंबर पर आता है सूर्य से क्रम में। ये सूर्य के 12 वर्षों में चक्कर लगा पाता है भैया। जैसे पृथ्वी 365 दिनों में चक्कर लगाती है एक वर्ष में, ये कितने दिनों में? ये 12 वर्षों में चक्कर को पूरा करता है। और इसकी जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की तुलना में 11 गुना अधिक है। ठीक है ना, हमें याद रखना है कि बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में 11 गुना अधिक है। अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। तो यह क्रम वाइज छठा ग्रह है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए मेंशन है यहाँ पे कि ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह 29 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी 1 वर्ष में, बृहस्पति 12 वर्ष में, वहीं शनि 29 वर्षों में चक्कर पूरा करता है सूर्य का। तो याद कर लीजिए, ये आज पूरा ज्योग्राफी स्पेशल है, याद कर लीजिए। पूरा आज का करंट अफेयर ज्योग्राफी बेस्ड ही जा रहा है, ठीक है। आगे की भी जो घटनाएं हैं वो ज्योग्राफी बेस्ड हैं। तो इसकी त्रिज्या पृथ्वी से 9 गुना बड़ी है, जबकि बृहस्पति की 11 गुना बड़ी थी। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या आपको पता है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6378। याद कर लीजिए, ये इक्वेटर, जो हमारी इक्वेटर भूमध्य रेखा है उस पे अगर नापी जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या इतनी निकल के आती है। जबकि पोल से नापी जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या निकल के आती है 6357 किलोमीटर। ठीक है, याद कर लीजिए दोनों। ये पोल टू पोल है, ये क्या है? ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा से अगर नापी जाए तब होती है, जबकि ये पोल से नापी जाए तब होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगली खबर भी ज्योग्राफी से रिलेटेड। शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत कब संपन्न हुआ? 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत हुआ। तो शीत अयनांत को इंग्लिश में विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, वहीं ग्रीष्म अयनांत को समर सोल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना ये प्रतिवर्ष होती है। जैसा कि आप जानते हैं 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि सबसे लंबी रात होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? 21 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जबकि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा कर दें, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है तो क्या होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ मेंशन है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और 6 महीने बाद इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। देखिए मेंशन है वो भी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिए। एक्चुअली आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन में भी आता है, डायनामिक में तो पूछ ही सकता है क्योंकि हाल ही में संपन्न हुआ है, लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, देखिए मेंशन है 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। इस झुकाव के कारण और पृथ्वी के रोटेशन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। इसी कारण एक भाग में अंधेरा तो एक भाग में उजाला रहता है। इसी कारण से
जो उजाला होता है उसका अंतर बना रहता है पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो जब उत्तरी गोलार्ध में आधे साल क्या होता है कि धूप ज़्यादा मिलती है, ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आधे साल धूप कम मिलती है। उसके उलट जब हमारे यहाँ जब जाड़ा आता है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ धूप कम मिलती है, वहाँ पे धूप ज़्यादा मिलती है। तो यही होता है ग्रीष्म अनंत और शीत अनंत, याद कर लेना है आप लोग को, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम है, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव। आपका मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, ठीक, यहाँ पे। तो क्या होता है जब हमारे यहाँ जाड़ा ऋतु होती है, जिसको शीत ऋतु बोलते हैं, तो क्या होता है, हमें सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा होता है एज कंपेयर टू साउथ पोल, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इलाका पड़ता है, भारत हो या बाकी कंट्री जो ऊपर की हमारे, सभी पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में, इक्वेटर के ऊपर की ओर पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है इस समय, हमें सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, उसी कारण से हमारे यहाँ जाड़ा होता है। जबकि इसी दौरान भूमध्य रेखा के नीचे के भाग में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे गर्मी होती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है। और इस दौरान क्या होता है, जब हमारे यहाँ जाड़ा चल रहा होता है तो पोल्स पे 6 महीने लगातार रात रहती है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है नॉर्थ पोल पे। जबकि साउथ पोल पे 6 महीने पूरा दिन ही बना रहेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ गर्मी होगी तो हमारे यहाँ नॉर्थ पोल पे 6 महीने दिन बना रहेगा और नीचे साउथ पोल पे रात बनी रहेगी। तो महत्वपूर्ण थी घटना आपके लिए। तो कुछ और बातें हैं इसमें कि विंटर सॉल्स्टिस जो कि उत्तरायण का पहला दिन होता है, इसको यहूदी लोग क्या बोलते हैं, टेकू फैट टेवेट कहते हैं, ठीक है। तो याद के लिए टेकू फैट टेवेट क्या है कि विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। इसी तरह ईरान और उसके आसपास के देश क्या बोलते हैं, यल्दा या शब यल्दा, ठीक है, यल्दा या फिर इसको बोलते हैं शब या यल्दा, ठीक। और पेरू में इसको क्या बुलाता है, इतरेमी, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण घटना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 के सीजन की अंतिम रिपोर्ट अभी हाल ही में आईएमडी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने क्या किया है, अभी अभी अपनी रिपोर्ट जारी की। इन्होंने बताया कि इस बार जो बारिश तकरीबन 109% हुई थी, ठीक है, मतलब जितना अनुमान लगाया गया तो उससे ज़्यादा बारिश हुई। तो किस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई, तो इन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में 84% बारिश हुई, मध्य भारत में 115%, दक्षिण प्रायद्वीप में 130% और पूर्वोत्तर भारत में 106% बारिश हुई। तो काफ़ी मतलब बारिश हुई। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहाँ पे कम बारिश हुई, जैसे कि आप देख लीजिए उत्तर पश्चिम भारत, जहाँ पे जो है अनुमान मुताबिक बारिश नहीं हुई, सिर्फ 84% बारिश हुई कुल बारिश का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटना। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आया था, 17 मई को शुरू हुआ और 26 जून को पूरे देश में छा गया था और 28 अक्टूबर को 11 दिनों की देरी से हमारे देश से चला गया था, ठीक। तो कुछ बातें मानसून के बारे में जान लेते हैं हम। तो ये मानसून शब्द है, ये मौसम, अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो मानसूनी जो होता है, ये मौसमी हवाएं हैं जो भारत में वर्षा लेकर आती हैं। तो भारत में दो तरफ से मानसून आता है, ठीक है ना। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये दो तरफ से आता है, किधर से, एक अरब सागर की तरफ से, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से, ठीक है। तो ये देखिए मेंशन है यहाँ पे, मानसून का सीजन कब से कब तक रहता है भारत में, तो जून से सितंबर तक मानसून सबसे अधिक बारिश करवाता है, ठीक है। और भारत जो है गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं प्राप्त करता है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो होती हैं बारिश लेके आती हैं भारत में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण। और एक और घटना यहाँ पे लिखी हुई है कि इस बार जब मानसून सीजन चल रहा था भारत में, तो निसर्ग नाम का चक्रवाती तूफान आया था। तो ये तूफान कहाँ पे आया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब एटीपी पुरस्कार जो टेनिस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो किस किस को मिले इस बार ये पुरस्कार, तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी, रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी राफेल नडाल, कहाँ के खिलाड़ी हैं पता है आपको, स्पेनिश, ठीक है, फ्रांसिस टियाफो, ठीक है, इनको ये एटीपी 2020 का अवार्ड मिला है, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने 2020 में कौन कौन से टेनिस खिताब जीता, याद कर लीजिए, ये खिताब पूछे जाते हैं कौन से खिलाड़ी ने कौन सा खिताब जीता, कौन सा ओपन जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता इन्होंने 2020 का, टेनिस दुबई का टेनिस चैंपियनशिप, इटालियन ओपन इन्होंने जीता और 2020 की रैंकिंग पे शीर्ष स्थान पर है ये, ठीक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा राफेल नडाल, इन्होंने 13वीं बार क्या जीता, फ्रेंच ओपन पुरस्कार जीता, ठीक है ना। याद कर लीजिए राफेल नडाल ने 13वीं बार जीता है फ्रेंच ओपन, जिसको रोला गैरो बोलते हैं, ठीक है, रोलैंड गैरोस देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो इन्हें इसके लिए क्या मिला है, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक कार्यों के लिए फ्रांसिस टियाफो को क्या दिया गया, आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और रोजर फेडरर को फैंस फेवरेट, भैया सबके फेवरेट हैं तो, ठीक है। इसके अलावा स्पेन के कार्लोस अल्काराज को क्या दिया गया, नवांगतु खिलाड़ी, मतलब नए खिलाड़ी थे ये, ठीक। इसके अलावा वासेक पोस्पिशिल को क्या दिया गया, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर, तो उन्होंने कमबैक किया था, वापसी की थी अच्छे से, ठीक। तो एटीपी अवार्ड याद रखिएगा, एटीपी अवार्ड दिए जाते हैं टेनिस के क्षेत्र में, कैसे, उनके प्लेयर्स की रैंकिंग और प्रशंसकों के वोट के आधार पर, काफी महत्वपूर्ण।
अब देखते हैं वन लाइनर्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण वन लाइनर्स आज हमको देखने हैं। सबसे पहले विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो कब? आज 24 दिसंबर को इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? इसको संबोधित करेंगे इस विश्वविद्यालय के लोगों को, ठीक है, वहाँ का जो भी कार्यक्रम होगा उसको। तो इसकी स्थापना किसने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1921 में, जबकि शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, शांति निकेतन, ठीक है, एक स्थान है, ठीक है। तो उस स्थान की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी वर्ष 1901, 22 दिसंबर 1901 को शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। जबकि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि शांति निकेतन में स्थित है, उसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि एक प्रकृतिवादी थे। तो हमें याद रखना है, क्योंकि आप लोग शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी थे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये। इसके अलावा ये सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगली खबर, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है? विदेशी कंपनियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म खोला है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला है। इसका नाम क्या दिया है इन्होंने? इन्फिनिटी इंडिया, ठीक है। तो हमें नाम याद रखना है, इन्फिनिटी इंडिया। किसके द्वारा किया गया? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। क्यों? विदेशी बैंक कंपनियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए। अगला खबर क्या है हमारा कि पाकिस्तान मूल की करीमा बलोच, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता। इनकी हाल ही में कनाडा के टोरंटो में मृत्यु हो गई है, ठीक है। ये मृत पाई गई एक झील के किनारे। तो ये क्या करती थी? ये पाकिस्तान में एक बलोचिस्तान प्रांत, जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं, पाकिस्तान में उन्हें प्रांत बोला जाता है, बलोचिस्तान प्रांत, जिसकी राजधानी क्वेटा है। वहाँ पे पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती वहाँ के लोगों को उठा के ले जाती है, बर्बरता करती है, उसके विरुद्ध लगातार आवाज़ें उठा रही थी। तो इसीलिए लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वह पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी आईएसआई ने इनको मरवा दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलती थी। अगली खबर हमारी, केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के लिए $500 मिलियन के एक प्रोजेक्ट हस्ताक्षर किए। तो किसने किसने किए? केंद्र सरकार, विश्व बैंक और भारत, इन दोनों ने मिलकर किस लिए किए हैं? तो सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच बनाए जाएंगे, सुरक्षित और ग्रीन एनएच, ठीक है। कितने डॉलर का? तो $500 मिलियन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगली खबर, इजराइल की संसद नेसेट, ठीक है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, इसको भंग कर दिया गया। क्यों भंग कर दिया गया है? क्योंकि वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, वह वहाँ के दूसरे लीडर बेनी गैंट्स के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे पिछले लगभग 1-1.5 साल से। लेकिन हाल ही में वहाँ पे बजट सेशन था, अपना बजट ये लिमिट जो टाइम दिया गया था, टाइम फ्रेम, उसमें पास नहीं करा पाए। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ की संसद भंग कर दी गई। अब वहाँ पे पिछले 2 वर्ष के अंदर अंदर चौथी बार चुनाव होंगे, क्योंकि जब तीसरी बार चुनाव हुए थे तो बेनी गैंट्स और नेतन्याहू ने मिलकर आपस में रोटेशन वाली सरकार बना ली थी कि थोड़े दिन तुम प्रधानमंत्री, थोड़े दिन हम प्रधानमंत्री। लेकिन फिर से क्या हुआ? फिर इनकी सरकार गिर गई। अब यहाँ पे फिर चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पे बात इजराइल की आई है। तो इजराइल, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है शेकेल, ठीक है, याद रखेंगे शेकेल, ये देखिए लिखा हुआ है शेकेल, ठीक है, क्योंकि मुद्राएं पूछी जाती हैं। कैपिटल क्या है इजराइल की? यरूशलेम। सबसे बड़ा शहर क्या है? तेल अवीव। और मुद्रा शेकेल। और संसद का नाम क्या है यहाँ की? संसद का नाम है नेसेट, ठीक है। अगली खबर हमारी, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डीएफसी इसको बोला जाता है। इसने क्या किया? भारत में निवेश करने का तय किया है। कितने मिलियन डॉलर का? तो $54 मिलियन का निवेश करेगी। किसके थ्रू करेगी? तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में देगी अपना पैसा, ठीक है। ये अवसंरचना कोष भारत में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बनाया गया था। तो इसके लिए भारत की मदद करेगी ये एजेंसी। अगली खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने आर क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो आर क्लस्टर क्या है? एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र है, ठीक है। तो आर क्लस्टर स्थित कहाँ पे? तो आर क्लस्टर केजी बेसिन, केजी कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में स्थित है, ठीक है। केजी बेसिन के D6 ब्लॉक में स्थित है। ये एक ऑफशोर गैस क्षेत्र है और एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर क्षेत्र है, ठीक है। तो हमें याद रखना है आर क्लस्टर कहाँ स्थित है? केजी बेसिन में स्थित है। यहाँ पे किसने भी गैस निकालने की शुरुआत कर दी है, सोचा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि भारतीय कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कि ब्रिटिश कंपनी है, इन दोनों ने गैस उत्पादन की शुरू करने की घोषणा की है। अगली खबर, भारत में डिजी बॉक्स नाम के एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ठीक है।
तो एक तरीके से ये स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट और बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं क्लाउड के माध्यम से। तो ये अभी ये डिजी बॉक्स को लॉन्च किया है भारत में नीति आयोग ने, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, नीति आयोग द्वारा डिजी बॉक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा डिजी बॉक्स किस लिए लॉन्च किया गया, तो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया, ठीक है। अगली खबर हमारी क्या है कि हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का उद्घाटन किया, ठीक है ना, कि 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने थे खेलो इंडिया से संबंधित। ये कहाँ किन किन राज्यों में हुआ अभी है ये, तो मणिपुर में उद्घाटन हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटका और ओडिशा, ठीक है। इन 8 राज्यों में क्या खोला गया है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कुल 8 जगहों पे खोला गया है। उद्घाटन किसने किया इसका, तो हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे आज के। मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको यथा समय हमारी वीडियोज़ मिलती रहें।